Hello, I'm Seema and welcome to the Hindi version of part 35 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको जो टॉपिक करा रही हूँ वो था मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मैंने आपको बताया था कि 5 मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन के जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला था सब्लिमेशन, सेकंड क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड डिस्टिलेशन, फोर्थ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और फिफ्थ क्रोमेटोग्राफी। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको पहले 4 मेथड्स कराए हैं जो हैं सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इस वीडियो में मैं आपको फिफ्थ मेथड और लास्ट मेथड कराऊंगी, वो है क्रोमेटोग्राफी। इस वीडियो में और अगले वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम जाते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। इसका मतलब जिन कंपाउंड्स को हम कलर, उनके कलर की प्रॉपर्टी के कारण उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हैं, कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी जो दोनों चीजों में मिक्सचर में फर्क हो कंपोनेंट्स में, जिसके बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकें। जैसे जब हमें एक दोस्ती तोड़नी होती है तो दोनों लोगों में कोई एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें ढूंढना होता है और उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को यूज करके हम उनमें एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हमें कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सेपरेट करने होते हैं, इसमें जो है कलरफुल कंपाउंड्स या कलर्ड कंपाउंड्स को हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि कलर्ड कंपाउंड हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। उसमें जिस टेक्निक को हम यूज करेंगे वो टेक्निक होती है एड्सॉर्प्शन, और एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे एक क्रोमेटोग्राफ बनता है। क्रोमा इज कलर और ग्राफ तो आप जानते हैं, ग्राफ एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें चीजें सेपरेट कॉलम्स में नजर आती हैं, जिसमें हमें सेपरेट कॉलम्स दिखते हैं चीज के। आप ग्राफ जब बनाते हैं तो आप डिफरेंट जैसे कॉलम्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ। बिल्कुल वैसे ही ये जो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कलर्ड कंपाउंड्स को ग्राफिक, एक तरह का ग्राफ, नॉट रियली जरूरी नहीं कि वो पेज पे ही हो, एक कॉलम भी हो सकता है, उनको आप सेपरेट कर देते हो। और इसको मैंने आपको बताया कि होता ये किस प्रॉपर्टी, किस टेक्निक से होता है, एड्सॉर्प्शन। पर एड्सॉर्प्शन को पहले हम समझ ले, फिर हम क्रोमेटोग्राफी समझेंगे। ये एक स्पंज है। अगर स्पंज को मैं पानी में डालूं और उसके, आपको पता है कि स्पंज स्टाइरोफोम होता है, इसके अंदर जो होता है ये एयर गैप्स होते हैं, और एयर गैप्स होने के कारण आप स्पंज को प्रेस करो तो वो प्रेस हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल स्पंज है वो तो प्रेस नहीं हो रहा, लेकिन जो एयर स्पेसेस हैं, जो बीच में बलून्स या बॉल्स बने हुए हैं एयर स्पेसेस के, जब आप इसे प्रेस करते हो तो वो एयर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण स्पंज जो है स्क्वीज हो जाता है। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो उन एयर स्पेसेस में पानी आ जाता है, तो जब हम इसे फिर से स्क्वीज करते हैं तो वो सारा पानी निकल जाता है। तो इसमें स्पंज में पानी को क्या हुआ, पानी एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरी की पूरी चीज में, पूरे अंदर तक वो सॉल्वेंट चला जाता है। पानी इसके सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहता, अंदर तक चला जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक पीस चॉक का लेते हो और चॉक के पीस को लेट अस से आप एक इंक बॉटल में, या यहाँ पे मैंने वो बनाया है, एक सोया सॉस और वाटर का मिक्सचर बनाया है। अगर आप ऐसे सोया सॉस एंड वाटर का मिक्सचर या इंक एंड वाटर का मिक्सचर लेते हैं और उसमें आप एक चॉक को डिप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए, और फिर उसे निकाल देते हैं बाहर। जब आप निकालते हैं, अब आप उसे बस छोड़ दीजिए, उसको ड्राई अप होने दीजिए। अगर वो ड्राई अप हो जाएगा तो तब आप उस चॉक को तोड़ो, तो आप क्या देखोगे, ऊपर से तो आपको दिखेगा कि पूरे का पूरा चॉक जो है वो कलर्ड है, लेकिन जब आप तोड़ते हो तो आप देखते हो कि सिर्फ बाहर बाहर जो है चॉक के वो कलर चढ़ा, लेकिन अंदर जो कोर है वो अभी भी वाइट है। ऐसे जो एब्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होती है उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन। सो एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है, सिर्फ सरफेस पे चीज के एब्जॉर्प्शन होती है, उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी में हम एड्सॉर्प्शन यूज करते हैं। जैसे डिस्टिलेशन टेक्निक में हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया था कि पहले बॉईल करो चीज को, उसके वेपर्स बनेंगे, फिर उसको कंडेंस करो और उसको कलेक्ट कर लो, है ना। बिल्कुल उसी तरह से क्रोमेटोग्राफी में हम एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को यूज करते हुए कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं। अब एक और एग्जांपल आपको एड्सॉर्प्शन का दिखाती हूँ कि ये एक पेपर टॉवल है। पेपर टॉवल को मैंने काट के एक छोटा सा स्ट्रिप बनाया है, और ये जो वाटर
एंड सोया सॉस का जो मैंने मिक्सचर बनाया, अगर मैं इसमें ये पेपर को डालती हूँ तो आप देखो जरा क्या होता है कि जैसे ही मैं डालती हूँ इसमें वो कलर्ड जो लिक्विड है वो राइज करना शुरू कर देता है। ये आप देख रहे हो, जहां तक लिक्विड में डिप्ट है उससे मेरे पेपर टॉवल के ऊपर 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 पानी आता जा रहा है और सोया सॉस का कलर आपको ऊपर उसमें दिखने शुरू हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, पेपर टॉवल जो उसको एब्जॉर्ब करता जा रहा है, लेकिन आपको ये जो है जो लिक्विड जो कलर्ड सोया सॉस है वो यहां तक आपको कलर दिख रहा है मेनली, लेकिन जो लिक्विड वाटर है वो ऊपर तक पहुंचा हुआ है, लेकिन कलर आपको सिर्फ यहां तक दिख रहा है। तो इसका मतलब जो कलर्ड सोया सॉस है वो सिर्फ यहीं तक गई, लेकिन वाटर जो है वो और ऊपर तक एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो ये भी एक तरह से क्रोमेटोग्राफी, आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ये कुछ उसकी तरह है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, लेकिन ये सिर्फ एक रेगुलर टॉवल है, पेपर टॉवल, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं कि ऊपर तक पानी चला गया, पानी यहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन कलर जो मेनली यहीं पे कहीं रुक गया है ना। तो ये है एड्सॉर्प्शन। अब हम पढ़ते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी कब हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, कि अगर किसी चीज में कलर्ड कंपाउंड है किसी सब्सटेंस में, जैसे इसमें अगर सिर्फ एक ड्रॉप सोया सॉस होती तो उसे मैं शायद उसको एब्जॉर्ब करके या इस पेपर पे आप कर सकते हो कि अगर आप इस पर एक डॉट जो है इंक की लगा दें, एक डॉट इंक, मेरे पास इंक पेन है नहीं क्योंकि मैं बॉल पेन ज्यादा यूज करती हूँ, लेकिन एक डॉट रेड इंक की, एक डॉट ब्लू इंक की, और फिर उसे प्लेन वाटर में इस तरह से आप इवन विद अ पेपर टॉवल आप घर में ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप उसे डिप करोगे और जो इंक का स्पॉट है उसे ऊपर रहने तो पानी में सिर्फ इतना यहां तक जाएगा और ऊपर डॉट है, तो पानी जैसे जैसे राइज करता है इंक भी उसके साथ ट्रैवल करके ऊपर तक आने लगती है, और रेड इंक कहीं बीच में ही रुक जाएगी या ब्लू इंक, और एक कलर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कितनी डिसॉल्व होती है उसमें और कहां तक एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ऑल्दो दोनों रेड इंक और ब्लू इंक वाटर में डिसॉल्व हो गई, लेकिन इस पेपर पे कौन कहां तक एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगी वो पहले ही रुक जाएगी, और जो बाद में एब्जॉर्ब होगी वो डॉट जो है ऊपर तक जाकर वहां रुकेगी। तो उससे आपने जो दोनों डॉट्स को सेपरेट कर लिया। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम या तो कंपोनेंट सेपरेट मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, या फिर उसे साफ प्यूरिफाई करते हैं, या फिर अगर हमें एक सब्सटेंस मिल गया, हमें बताया कि बताओ भाई इसमें प्योरिटी ये प्योर है या नहीं है, तो आप क्रोमेटोग्राफी करके आपको पता चल जाता है कि अगर क्रोमेटोग्राम में कुछ आपको कलर सेपरेट होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये प्योर नहीं है, या जो कलर आप चाहते हो उसके बजाय कोई और कलर कहीं और दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये ग्रीक वर्ड क्रोमा से इस टेक्निक का नाम निकला है। A mixture of the substance is applied to a solid or a liquid stationary phase. इसमें एक stationary phase होती है। देखा आपने, ये जो पेपर था ये रुका हुआ था और इसमें मूव क्या कर रहा था, मूव कर रहा था सॉल्वेंट, वाटर, और वो जो सोया सॉस थी, तो या इंक होती, तो एक जो स्टेशनरी फेज है वो तो ये पेपर है, और जो मूविंग फेज, मोबाइल फेज है वो सॉल्वेंट होता है और वो कंपाउंड होता है जिसको आपने सेपरेट करना है। तो A mixture of substance is applied to a solid or a liquid. सॉलिड या लिक्विड पे ये मिक्सचर लगाया जाता है। यहाँ पे ये जो पेपर था ये सॉलिड था, लेकिन जरूरी नहीं है कि सॉलिड हो, ये आपको सेमी सॉलिड सिलिका जेल जैसी कोई चीज भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है स्टेशनरी फेज, जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड ही हो। तो वो स्टेशनरी फेज होता है जिसमें हम कंपाउंड जिसको सेपरेट करना है वो लगाते हैं। एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं हम, जैसे प्योर वाटर ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्स डाल के अगर प्योर वाटर लेके आप उसको सॉल्वेंट को यूज करोगे तो एक प्योर सॉल्वेंट जो मिक्सचर भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या एक मिक्सचर हो सकता है या गैस हो सकता है, उसको अलाउ करते हैं स्लोली मूव करना स्टेशनरी फेज के ऊपर, उसे आराम से स्लोली मूव करने देते हैं।
और जैसे जैसे ऑन द स्टेशनरी फेज टू ग्रेजुअली सेपरेट द कंपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों इंक्स होती, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग लेबोरेटरी में करते हैं कि जहां पे आप दो कलर की इंक्स को सेपरेट करते हैं, तो वो दोनों कलर की इंक्स जो हैं अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करके सेपरेट हो जाती हैं। तो ये था स्टेशनरी फेज, और जो वाटर था वो मोबाइल सॉल्वेंट था, और जो कंपाउंड आपको सेपरेट करना है वो रेड एंड ब्लू इंक का मिक्सचर का डॉट था। अब आपने देखा कि सिर्फ एक छोटी सी डॉट को यूज करके भी इसको आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, और इसलिए ये टेक्निक आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली जब हम ब्लड टेस्ट्स करते हैं, यूरिन टेस्ट्स करते हैं, उसमें भी आप क्रोमैटोग्राफी काफी यूज करते हैं, जिसमें बहुत लिटिल क्वांटिटी से आपको टेस्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जो स्टेशनरी फेज के ऊपर से जैसे जैसे सॉल्वेंट के साथ साथ आपका कंपाउंड मूव करता है, तो वो कंपोनेंट्स उसके सेपरेट कर देता है। क्रोमैटोग्राफी दो तरह की होती है, एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन ही होता है दोनों केसेस में, लेकिन फिर भी हम एक को एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं और दूसरे को पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। पार्टीशन इसलिए क्योंकि उसमें पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं सेपरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड एंड ब्लू इंक अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करके अलग पार्टीशंस बना देते हैं। पहले आता है एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब होना। ये इस पे बेस्ड होता है, इस फैक्ट पे कि डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट डिग्रीज। अलग अलग अगर कंपाउंड एब्जॉर्ब भी होता है तो उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी अलग अलग होती है हर कंपाउंड की। उसी सब्सटेंस पे, जैसे इसी पेपर पे रेड इंक अगर इतनी चली तो ब्लू इंक ज्यादा चल गई, या रेड इंक ज्यादा चली और ब्लू कम चली, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की, मतलब जो पहले ही रुक गई मतलब वो पहले ही एड्सॉर्ब हो गई, वो ज्यादा एड्सॉर्बेंट है। लेकिन जो दूर तक गई इसका मतलब वो एड्सॉर्ब हो नहीं रही थी, इसलिए उसको ज्यादा आगे तक जाना पड़ा और तब वो जाके एड्सॉर्ब हुई। तो एड्सॉर्बेबिलिटी सब्सटेंसेस की अलग अलग होती है। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट डिग्रीज, और इसी चीज को हम यूज कर लेते हैं एज अ टूल सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स को। और कॉमन एब्जॉर्बेंट्स कौन से यूज करते हैं हम? सिलिका जेल यूज करते हैं और एल्यूमिना यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ जो क्रोमैटोग्राफी है वो है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इसका एग्जाम्पल होता है वो पेपर क्रोमैटोग्राफी जो मैंने आपको दिखाई। It is based on the continuous differential partitioning of components of a mixture। आपने देखा कि मैंने अगर इसको पानी में रख दिया तो कंटिन्यूसली ये पानी ऊपर, अगर मैं इसको उसी में छोड़ देती तो कंटिन्यूसली पानी ऊपर चढ़ता जाता जब तक कि वो दोनों कंपोनेंट्स सेपरेट ना हो जाते, और उसके बाद ये सारा जो है पूरे पेपर टॉवल पे वो जो सॉल्वेंट लेयर ऊपर तक पहुंच सकती थी। या सॉल्वेंट लेयर भी कहां तक पहुंचेगी, ये भी कई बार अगर ये पेपर टॉवल बहुत लंबा हो, अनलिमिटेड लंबा हो, तो ऐसा नहीं है कि ये वहां तक चली जाएगी लिक्विड, वो वहीं तक जाएगा जितना एड्सॉर्बेंट वो सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट भी किसी एक हद तक ही जाएगा, बिल्कुल हमेशा तक नहीं चलता रहेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली वो एक्सट्रैक्शन होती रहती है जब तक कि दोनों या एक से ज्यादा जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट ना हो जाएं। तो इसलिए इसे इट इज अ कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड इंक यहां तक रुक गई और ब्लू इंक और ऊपर तक गई, तो वो कंटिन्यूसली, और सॉल्वेंट और ऊपर तक गया, तो कंटिन्यूसली तब तक पार्टीशनिंग होती जाएगी जब तक कि सब चीजें सेपरेट ना हो जाएं। इसका एग्जाम्पल है पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी को। अब हम आते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के पे। एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक है कॉलम क्रोमैटोग्राफी, दूसरा है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। इस वीडियो में हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी करेंगे, और अगली वीडियो में इसका मतलब है हम थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और पेपर क्रोमैटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी को समझेंगे। तो अब आते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ये देखिए, कॉलम क्रोमैटोग्राफी में आपने ब्यूरेट ले ली। ब्यूरेट या एक लंबी सी ट्यूब जिसके नीचे एक ओपनिंग है, जिसके में एक स्टॉप कॉक लगी हुई है, जिसका मतलब आप उसको नीचे से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। इस ट्यूब में, इस ब्यूरेट में हमने भर दिया सिलिका जेल या एल्यूमिना, और अब हम वो सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स का मिक्सचर लेते हैं जिसको सेपरेट करना है कलर्ड कंपाउंड्स का। तो वो कलर्ड, लेट अस से हमने 3 कंपाउंड्स लिए, A, B और C। तो सिलिका जेल डाला, उसके बाद हमने स्टॉप कॉक इसे बंद कर दिया, और इसमें सारे में वो जेल है जो मीडियम है, आपका स्टेशनरी फेज है। सिलिका जेल क्या था? स्टेशनरी फेज या एड्सॉर्बेंट जो होगा, जिसपे चीज एड्सॉर्ब होगी, उसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं।
तो स्टेशनरी फेज यहाँ है और उसके ऊपर आपने जो मिक्सचर तीनों कंपाउंड्स का ऊपर डाल दिया तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उसके साथ आपको एक सॉल्वेंट देना पड़ता है। जैसे इस केस में हमें अगर हम इंक लगाते तो हमें नीचे पानी में डिप करना पड़ता, तो बिल्कुल वैसे ही वो सॉल्वेंट जो है वो हम ऊपर डालते हैं, जो हमने ब्लू कलर का दिखाया। ऊपर हमने सॉल्वेंट डाला। अब सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट डिसॉल्व करेगा ए, बी और सी को, और जैसे ही वो कंपाउंड्स नीचे जाने लगेंगे, जो पहले सबसे ज्यादा एड्सॉर्बेंट होगा, मानो कि ए सबसे ज्यादा एड्सॉर्बेंट है, बी उससे कम है और सी सबसे कम एड्सॉर्ब होता है, तो सबसे पहले ए जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा एड्सॉर्बेंट है। लेकिन वो सारा रुक गया वहीं पे और बी और सी अभी भी आगे चलते जा रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। और जैसे ही वो मूव करते जा रहे हैं तो उसके बाद यहां पर ए अलग हो गया, बी और सी अभी भी आगे चल रहे हैं। आगे जाने तक हम क्या देखेंगे कि बी उससे कम एड्सॉर्बेंट था ए से, तो अब सेकंड टर्न किसकी आएगी, बी एड्सॉर्ब हो जाएगा। अभी भी सी एड्सॉर्ब नहीं होता क्योंकि वो इससे भी कम एड्सॉर्बेंट है, तो वो और आगे चलता है सॉल्वेंट के साथ और वो बिल्कुल नीचे जाके सी भी सेपरेट हो जाता है और फिर सॉल्वेंट जो है वो नीचे तक आ जाता है, नीचे से नलका खोलते हैं और जो सॉल्वेंट है वो उसमें से निकल जाता है, ठीक है। जितना आपने सॉल्वेंट डाला उसने तीनों कंपाउंड्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व नहीं हुई। आपने तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग तो कर दिए, लेकिन एक ट्यूब के अंदर सिलिका जेल के बीच में बैठे हुए हैं वो, तो आपको मिले तो नहीं ना। आपने अगर सेपरेट करके यूज करना था तो उसका यूज तो कुछ नहीं, आपने सिर्फ देख लिया कि हाँ ट्यूब में ये तीन थे, लेकिन वो आपके काम के नहीं। अगर आपको इनको निकालना है और यूज करना है तो फिर आप क्या करोगे, तो आप एक और तरह का सॉल्वेंट यूज करते हो जिसे कहते हैं इल्यूएंट। इल्यूएंट क्या होता है, इल्यूएंट इन कंपाउंड्स में से किसी एक को डिसॉल्व करता है। इट इज अ सॉल्वेंट, इल्यूएंट भी एक सॉल्वेंट ही होता है, लेकिन वो सभी को डिसॉल्व नहीं करता, किसी एक को करता है। तो अब हम इल्यूएंट लेंगे, मान लो कि हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लिया जो सी को, तो सी उसमें डिसॉल्व होता है लेकिन ए और बी डिसॉल्व नहीं होते, तो अब हम वो इल्यूएंट इसमें डालेंगे। जब हम इल्यूएंट डालेंगे तो क्या होगा, ए और बी वो निकलेगा, ए और बी एडजॉर्ब हुए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता जाएगा। सी को डिसॉल्व करेगा और इसमें से हम नीचे टैप खोल देंगे, वो निकलेगा, सी के साथ निकल गया। अब हम उसे डिस्टिलेशन टेक्निक या किसी और टेक्निक से सी को सेपरेट कर लेंगे उस मिक्सचर से, मतलब सी और उसके सॉल्वेंट से आप उसको सेपरेट कर लोगे। अब आप एक और ऐसा इल्यूएंट चूज करोगे जो बी को डिसॉल्व करता है लेकिन ए को नहीं करता, सी तो अब निकल गया। तो अब आप ऐसा इल्यूएंट चूज करके सेकेंड इल्यूएंट डालोगे। सेकेंड इल्यूएंट डालने से आप उसको, वो बी को डिसॉल्व करेगा, ए फिर रह जाएगा, तो फिर आप उसको भी सेपरेट कर लोगे। फिर आप एक तीसरा इल्यूएंट डालोगे जो ए को डिसॉल्व करता है, तो फिर आप ए को भी सेपरेट कर लोगे। इस तरह से आपने सारे कंपोनेंट्स को पहले एक ट्यूब में अलग अलग कर लिया और फिर एप्रोप्रिएट इल्यूएंट यूज करते हुए सबको अलग अलग कलेक्ट भी कर लिया। तो अब हम पढ़ते हैं कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। Column chromatography, it involves the separation of a mixture over a column of adsorbent. मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं एक कॉलम में, जो कॉलम जो है वो एड्सॉर्बेंट का कॉलम है, उसने एक कॉलम बना दिया ना ट्यूब के अंदर, तो वो कॉलम बन गया जो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा, पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। ये सब एक ग्लास ट्यूब के अंदर हो रहा है जैसे एक ब्यूरेट में। द मिक्सचर एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट, जो मिक्सचर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ, is placed on the top of the adsorbent column. इस मिक्सचर को बिल्कुल टॉप पे पहले डाल देते हैं। An appropriate eluent is allowed to flow down the column slowly. सबसे पहले आप ऐसा इल्यूएंट यूज करते हो या सॉल्वेंट यूज करते हो जो तीनों को डिसॉल्व करते हुए नीचे चला जाता है। फिर जो है एक एक कंपाउंड जो है वो सेपरेट होता जाता है। The most readily adsorbed substances will be retained to the top. जो कम एड्सॉर्ब होता है वो नीचे जाएगा और जो ज्यादा एड्सॉर्ब होता है वो ऊपर रहेगा। फिर आपने सॉल्वेंट निकाल दिया और फिर एप्रोप्रिएट इल्यूएंट चूज करते हुए इन सभी को सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो ये था कॉलम क्रोमैटोग्राफी और इसी के साथ इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी, थम्स अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।